गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। उससे पहले हम करेंगे रीज़न फॉर हाई क्वांटम यील्ड। ये पिछली क्लास में रह गया था, हमने रीज़न फॉर लो क्वांटम यील्ड कर लिया था। तो रीज़न फॉर हाई क्वांटम यील्ड क्या है कि प्राइमरी प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो फ्री रेडिकल्स अगर सेकेंडरी प्रोसेस में सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस बना दें तो उन रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड हाई होगी। अगर वो सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन नहीं बना पाए सेकेंडरी प्रोसेस में तो क्वांटम यील्ड क्या होगी, कम होगी। तो क्वांटम यील्ड केस ज़्यादा होने के केसेस क्या हैं, किन किन केसेस में बनती है ज़्यादा क्वांटम यील्ड? जो फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल्स फर्दर चेन इनिशिएट कर दें, फिर चेन को प्रोपोगेट कर दें और लास्ट में जाके चेन टर्मिनेशन स्टेप आए तो उनमें उन रिएक्शंस में क्वांटम यील्ड हाई होती है। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल फोटोकेमिकल रिएक्शन के जिनमें क्वांटम यील्ड क्या है, एक सिंपल इंटीजर है। सिंपल इंटीजर मतलब 1 2 3 इस तरह से है, एक से ज़्यादा है, उनके लिए करेंगे हम। तो ये क्वांटम यील्ड 1 2 3 होना बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, मीडियम रेंज है। तो एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। HI का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो इसमें क्या होगा, HI लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी लाइट यूज़ करते हैं हम, उनकी वेवलेंथ क्या होगी जिन लाइट्स को हम यूज़ करते हैं इस कन्वर्जन के लिए, 207 से 282 नैनोमीटर। और इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड है 2। कितनी क्वांटम यील्ड है, 2। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल के ऊपर एक रेडिएशन गिरी लाइट की और उसकी वेवलेंथ है ये। तो क्या बने, HI जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम और आयोडीन एटम में कन्वर्ट हो गया और आयोडीन एटम आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। अब इससे सेकेंडरी प्रोसेस क्या होगा, देखिए याद करने के लिए, ये जो हाइड्रोजन एटम बना इसने रिएक्टेंट HI के साथ कंबाइन किया, H प्लस HI रिजल्ट इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपको रिएक्टेंट याद हो गए तो प्रोडक्ट आसानी से बना लोगे, सिंपल रिएक्शन है H2 प्लस आयोडीन एटम। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो दूसरा आयोडीन का एटम बना है इसको आप रिएक्टेंट HI के साथ रिएक्ट करा दोगे, आयोडीन प्लस HI। ये रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक, इससे क्या बन जाएगा फिर, हाइड्रोजन एटम प्लस I2। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन बना था इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देना है। और फोर्थ स्टेप में आपको जो आयोडीन एटम बना है इन दो आयोडीन एटम्स को कंबाइन कर देना है। तो थर्ड स्टेप में ये हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर H2 बना दिया। फोर्थ स्टेप में आयोडीन आयोडीन I2 बन गया। फिफ्थ स्टेप क्या है, इसका रिवर्स, जो प्राइमरी प्रोसेस है इसका रिवर्स प्रोसेस है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HI। तो आप इस तरह से थोड़ा सा सीक्वेंस बना के आपको पांचों स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। अब इसकी क्वांटम यील्ड बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी क्वांटम यील्ड 2 है। तो उसका रीज़न क्या है, देखिए जो सेकंड स्टेप है जिसके अंदर आयोडीन यूज़ हुआ है प्लस HI, ये एंडोथर्मिक स्टेप है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये स्टेप नहीं होगा, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी तब ये स्टेप होगा। तो दो सेकंड स्टेप कोई ज़्यादा काम का नहीं है हमारे यहाँ। फिर जो थर्ड है, थर्ड और जो फिफ्थ स्टेप हैं वो एक्सोथर्मिक हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सोथर्मिक हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है उसको ही डिकम्पोज कर देंगे। तो हमारे लिए जो थर्ड और जो फिफ्थ स्टेप हैं वो भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो बचे कौन से स्टेप, स्टेप 1 और स्टेप 2 हैं जिसमें H2 फर्स्ट स्टेप में H2 बनता है, फोर्थ में I2 बनता है, यही तो प्रोडक्ट है। तो ये स्टेप हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो सेकेंडरी प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप बने, उनमें से सिर्फ 2 ही स्टेप हमारे लिए यूज़फुल हैं, बाकी के हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इसलिए इसकी क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन 2 स्टेप तो हैं काम के, तो बहुत कम भी नहीं हुई है, तो इसकी क्वांटम यील्ड कितनी होगी, 2। अब इस ओवरऑल प्रोसेस को देखेंगे, ये हम कर चुके हैं वैसे पिछले में। HI एक फोटोन गिरेगा, हाइड्रोजन एटम आयोडीन एटम, ये क्या है, प्राइमरी प्रोसेस है। फिर ये फर्स्ट वाला स्टेप है HI प्लस हाइड्रोजन H2 प्लस I, और ये फोर्थ वाला स्टेप है आयोडीन प्लस आयोडीन I2। इन सारे स्टेप्स को कंबाइन करते हैं हम, प्राइमरी और सेकेंडरी के सब स्टेप्स को कंबाइन करेंगे तो 2HI एक लाइट रेडिएशन गिरेगी H2 प्लस I2, तो इसकी जो क्वांटम यील्ड आएगी वो कितनी आएगी,
2 आएगी। अब HBr का डिकम्पोजिशन बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, सिमिलर मैकेनिज्म है और उसकी क्वांटम यील्ड भी 2 होती है। तो आपके एग्जाम में HI की जगह HBr आए तो आपको आयोडीन की जगह सिर्फ Br करना है, सेम प्रोसेस है। अब हम करेंगे वो रिएक्शंस जिनमें क्वांटम यील्ड क्या है, बहुत कम है, मतलब 1 से कम है। किसी में 0.05 होगी, किसी में 0.01 होगी। तो पहला एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Br2। H2 और Br2 के मिलने से क्या बनेगा रिएक्शन में, HBr बनेगा। इसकी क्वांटम यील्ड है 0.01 ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे। अगर ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो हम देखेंगे बाद में जाके वो बढ़ जाती है रिएक्शन रेट हाई टेम्परेचर पे। वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सी यूज़ करेंगे, 450 से 550 नैनोमीटर। और इस प्रोसेस में होगा क्या, बेसिकली प्राइमरी प्रोसेस में कि जो Br2 मॉलिक्यूल है वो Br एटम्स में कन्वर्ट होगा। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए मैकेनिज्म में क्या हुआ है, प्राइमरी प्रोसेस में मैंने बताया Br2 लाइट एब्जॉर्ब करी, Br एटम्स में कन्वर्ट हो गया है। अब सेकेंडरी प्रोसेस क्या है, देखिए Br यानी कि एक फ्री रेडिकल बना, उसने जो दूसरा रिएक्टेंट है H2 उसके साथ रिएक्ट कर दिया। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, HBr बन गया प्लस हाइड्रोजन। फिर ये हाइड्रोजन एटम बन गया जो कि काफ़ी रिएक्टिव है। फिर इसने दूसरे पहले वाला रिएक्शन जो Br2 है उसके साथ रिएक्ट किया, HBr बना दिया और Br फ्री रेडिकल। जो आपके थर्ड और जो फोर्थ स्टेप हैं, थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप का रिवर्स है, H प्लस HBr रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस Br। और जो आपका फोर्थ स्टेप है वो प्राइमरी स्टेप का रिवर्स स्टेप है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे यूज़ करके। देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो एंडोथर्मिक स्टेप है। एंडोथर्मिक होने से की वजह से रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं होगी, फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप नहीं होगा तो हाइड्रोजन एटम नहीं बनेगा, हाइड्रोजन एटम नहीं बनेगा तो सेकंड स्टेप नहीं होगा। अगर हम इसको एंडोथर्मिक ना देखते तो क्या होता, Br रिएक्टिव स्पीसीज, उसने एक रिएक्टेंट को यूज़ किया, प्रोडक्ट बनाया, एक रिएक्टिव स्पीसीज जनरेट कर दी। फिर दूसरी इस रिएक्टिव स्पीसीज ने रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया और फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। तो इस तरह से ये स्टेप क्या हो सकते थे, प्रोपोगेट हो सकते थे जब तक कि H2 और Br2 ख़त्म ना हो जाए। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो एंडोथर्मिक स्टेप है, वो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में नहीं होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन एटम ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हमारा सेकेंड स्टेप नहीं बनेगा। तो पहला स्टेप एंडोथर्मिक होने की वजह से यूजफुल नहीं है। दूसरा स्टेप किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन पे, जो कि फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। और थर्ड स्टेप भी आपका हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। जो चौथा स्टेप है वो प्राइमरी स्टेप का रिवर्सल है। तो एक तरह से इसमें से कोई भी स्टेप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है कि हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए इस स्टेप की जो इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड क्या होती है, बहुत कम, दैट इज 0.01। लेकिन जो ये रेट है मैंने बताया ये फास्ट हो जाती है हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था वो क्या था, एंडोथर्मिक था। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो जो फर्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा, उसकी वजह से फिर सारे स्टेप्स बाद में सेकेंड थर्ड वो वाले स्टेप्स भी हो जाएंगे। अब करेंगे हम फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फोटोलिसिस के लिए अमोनिया को ब्रेक करते हैं तो सबको पता है N2 और H2 बनता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस। वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सी यूज़ करते हैं, 210 नैनोमीटर की। और इसकी क्वांटम यील्ड भी कम है, 0.25 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जो अमोनिया मॉलिक्यूल है लाइट पड़ेगी उसके ऊपर तो वो NH2 और हाइड्रोजन एटम रिएक्टिव स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हुआ है, NH2 ये दो आपस में जो रिएक्टिव स्पीसीज बनी है रिएक्ट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देंगे, यानी कि ये प्रोडक्ट हैंगे हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर दूसरे स्टेप में क्या है, NH2 ही दोबारा से कंबाइन होके हाइड्रोजन बना दिया, NH2H4। थर्ड स्टेप में देखिए पहले दो स्टेप में NH2 जो रिएक्टिव स्पीसीज बनी है वही रिएक्ट कर रही है, ठीक है, तो थोड़ा याद करने में आसान हो जाएगा। थर्ड स्टेप में जो दूसरी रिएक्टिव स्पीसीज बनी है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और फोर्थ स्टेप जो है वो इसका रिवर्सिबल है, NH2+H अपोजिट डायरेक्शन में अमोनिया। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप रिएक्टिव स्पीसीज ने रिएक्ट किया और हमारे प्रोडक्ट बना दिए, तो यूजफुल है ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि जो रिएक्टिव स्पीसीज बनी है उसने प्रोडक्ट बनाया और कुछ और रिएक्टिव स्पीसीज बना दी, यानी कि वो चेन को प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। रिएक्टिव स्पीसीज आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना रही है पर रिएक्शन को प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे हैं।
दूसरे स्टेप में अनवांटेड प्रोडक्ट बन रहा है, और जब भी अनवांटेड प्रोडक्ट बनता है तो क्वांटम यील्ड कम होगी। तीसरे स्टेप बी में भी क्या है, जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो आपस में रिएक्ट करके कंज्यूम हो रही हैं। और जो फोर्थ स्टेप है वो तो प्राइमरी स्टेप का ही रिवर्स प्रोसेस है। तो इनमें से भी कोई भी ज़्यादा बेनिफिशियल स्टेप्स नहीं है, तो इसकी क्वांटम यील्ड क्या होगी, कम, 0.25। अब हम करेंगे फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन। एसीटोन के फोटोलिसिस के लिए जो हमें वेवलेंथ चाहिए है वो कौन सी होगी, 253.7 नैनोमीटर। रिएक्शन क्या होगी, एसीटोन के ऊपर लाइट गिरेगी तो क्या बनेगा, इथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी क्वांटम यील्ड 1 है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मतलब कम ही है 1 के हिसाब से। तो इसको फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन की जो क्वांटम यील्ड है वो कितनी है, 1 है। इसमें साइड प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो मीथेन बनेगा स्मॉल अमाउंट में, एक डाई एसिटाइल बनेगा लार्ज अमाउंट में। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, एसीटोन के ऊपर लाइट गिरेगी तो रेडिकल्स फ्री रेडिकल बनेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल और एसिटाइल फ्री रेडिकल। फिर सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, ये एक फ्री रेडिकल है, ये ब्रेक होके इसने मिथाइल फ्री रेडिकल बना दिया और एक प्रोडक्ट बना दिया। अगले स्टेप में ये मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ से भी बना है यहाँ से भी बना है, तो ये यूज़ होगा और इसी फ्री रेडिकल को, यानी कि दोनों, पहले में तो सिर्फ एक, फर्स्ट सेकेंडरी में ये एसिटाइल रिएक्ट करेगा, दूसरे में ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा C2H6 प्लस CO। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये CH3CO जो रेडिकल्स हैं आपस में रिएक्ट करके डाई एसिटाइल बना देंगे। और आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन फोर्थ स्टेप ये भी होगा कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके C2H6 बनाएंगे। तो देखिए कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो रिएक्शन को प्रोपोगेट कर सके। ज़्यादातर में स्टेप्स में क्या हो रही हैं, कंज्यूम हो रहे हैं रेडिकल्स। ये रेडिकल यहाँ पे कंज्यूम हो गए, प्रोडक्ट बनाया, नया रेडिकल जनरेट नहीं हुआ, इसमें भी जो रेडिकल क्या है, कंज्यूम हो गया, और ये तो अनवांटेड प्रोडक्ट ही बना दिया। और जब भी अनवांटेड प्रोडक्ट होगा तो क्वांटम यील्ड कम ही होगी। और एक स्टेप क्या होगा, मिथाइल मिथाइल इथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो भी वो क्या है, फ्री रेडिकल कंज्यूम हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप एक ऐसा स्टेप है जिसमें प्रोडक्ट भी बन रहा है और रेडिकल भी। बाकी के ज़्यादातर स्टेप्स में प्रोडक्ट बन रहे हैं पर फ्री रेडिकल कंज्यूम भी हो रहे हैं, प्रोपोगेशन नहीं हो रहा रिएक्शन का, तो इसकी क्वांटम यील्ड क्या होगी, 1 होगी। अब हम करेंगे फोटोलिसिस ऑफ एसिटाइल्डिहाइड। इसके लिए लाइट कौन सी यूज़ करेंगे, 310 नैनोमीटर की। इसमें सेम एसिटाइल्डिहाइड जब ब्रेक होगा तो मीथेन बनेगा, CO बनेगा, C2H6 बनेगा। इसकी क्वांटम यील्ड भी बहुत कम है, 0.5 है। तो इसका प्रोसेस सेम होगा, प्राइमरी प्रोसेस, ये लाइट गिरेगी इसके ऊपर, मिथाइल फ्री रेडिकल और CHO फ्री रेडिकल बनेंगे। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, वही मिथाइल फ्री रेडिकल, और इसने रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर लिया, CH4 बना दिया प्रोडक्ट और एक रेडिकल जनरेट कर दिया। फिर ये रेडिकल ने दोबारा से एक रेडिकल बनाया, प्रोडक्ट बना दिया। फिर ये मिथाइल मिथाइल रेडिकल आपस में मिलके CH3 तो इसमें भी क्या हो रहे हैं, जो रेडिकल्स बन रहे हैं वो रेडिकल्स दोबारा से कंज्यूम हो जा रहे हैं, जिस वजह से क्वांटम यील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं आती। अब वो रिएक्शंस जिनके अंदर क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा आती है, थर्ड रिएक्शंस, तो ये क्या है, H2 और Cl2 का कॉम्बिनेशन। H2 और Cl2 मिलके क्या बनाएंगे, HCl गैस बनाएंगे। कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज होगी, 400 से 460 नैनोमीटर। इसकी क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा है, 10⁴ to 10⁶। मैकेनिज्म नॉरेंस ने दिया था 1918 के अंदर। तो इसमें प्राइमरी प्रोसेस क्या है, देखिए क्लोरीन के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, ये सेलेक्टिव है। मैंने कहा था कि H2 और Cl2 है कंटेनर के अंदर, लेकिन लाइट जो है वो Cl2 के ऊपर ही अफेक्ट आ देती है, तो सेलेक्टिव भी होते हैं। ये प्रोसेस किया था हमने, ये जब थर्मोकेमिकल और फोटोकेमिकल में डिफरेंस किया था। तो इससे क्लोरीन एटम बन गए, क्लोरीन एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो चेन इनिशिएट हो गई। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो गया, सेम जब HBr बनी थी, सेम प्रोसेस में Cl प्लस H2 HCl बना और H एटम बना, लेकिन ये यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, उस केस में क्या थी, एंडोथर्मिक थी। तो जो फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो आगे वाले स्टेप से इसी पर डिपेंड करेंगे, लेकिन इसमें ये फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक है तो यूजफुल स्टेप है। सेकंड में फिर ये जो हाइड्रोजन एटम बना है, इसने फिर एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया फ्री रेडिकल, यानी कि फर्स्ट स्टेप ने फ्री रेडिकल यूज़ किया, रिएक्टेंट यूज़ किया, प्रोडक्ट बनाया, दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। फिर इस फ्री रेडिकल ने रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया, फिर फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। तो ये दोनों स्टेप्स क्या हैं, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स हैं। इस तरह से रिएक्शन होती रहेगी, और दोनों स्टेप्स क्या हैं,
स्पॉन्टेनियस स्टेप हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशंस पे होंगे। अब लास्ट में है चेन टर्मिनेशन स्टेप कि क्लोरीन जो एटम है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब सारा H2 और Cl2 कंज्यूम हो जाएगा और सिर्फ क्लोरीन एटम बच जाएंगे वेसल्स पे टकरा के, वो Cl2 में, यानी कि चेन रिएक्शन ऐसे टर्मिनेट होगी। लेकिन इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को रिड्यूस किया जा सकता है O2 डाल के। O2 किस तरह का काम करेगा इसमें? फोटो इनिबिटर का, यानी कि जो सब्सटेंस क्वांटम यील्ड को कम कर दें उनको फोटो इनिबिटर बोलेंगे। O2 क्या करेगा? जो ये फ्री रेडिकल्स बने हैं इनको कंज्यूम कर लेगा, O2 प्लस HO2। इन द सेम वे O2 प्लस Cl HCl HO2 प्लस Cl2, यानी कि इसने हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को भी कंज्यूम कर लिया है और Cl फ्री रेडिकल को भी कंज्यूम कर लिया है। तो ये इसकी क्वांटम यील्ड को कम कर देगा और इसको फोटो इनिबिटर। देखिए बेटा, इन रिएक्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फलान रिएक्शन की क्वांटम यील्ड कम क्यों है, या ये जो रिएक्शन है मान लो HCl का बनना है, इसकी क्वांटम यील्ड को O2 डालने से कैसे कम कर सकते हैं, या सीधा यही बोल दे कि कैसे कम कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे O2 डाल दिया, फिर वो इनिबिटर की तरह काम करेगा, फिर ये रिएक्शंस दिखाएंगे। तो रिएक्शंस याद रखना ज़रूरी है, उनके प्राइमरी और सेकेंडरी मैकेनिज्म भी याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ से। अब है हम क्वांटम यील्ड को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करेंगे। हमने बोल तो दिया क्वांटम यील्ड 2 है, 10⁴ है, 6 है, इतनी है। वो कैसे पता चली है वो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी है। तो जो हमारा फाई है वो हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन गिवन टाइम। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग पर सेकेंड है, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कंसंट्रेशन चेंज वर्सेस टाइम चेंज। तो ये क्या हो गई? रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। और नीचे नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन हम केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू निकाल लेंगे। अब हमें चाहिए सिर्फ क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये। तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले सोर्स, एक ऐसा सोर्स चाहिए हमें जो कि हमारी डिज़ायर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिट करे, क्योंकि हर रिएक्शन में अलग अलग थी, किसी में 207 थी, किसी में 450 थी। तो हमें सोर्स ऑफ एक पर्टिकुलर चाहिए जो पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ को इमिट कर सके। इसके लिए कार्बन आर्क, मर्करी फिलामेंट्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं हम। फिर हमें लेंस चाहिए जो डायरेक्ट कर सके इन रेडिएशंस को। ये ऑप्टिकल फिल्टर होता है। ऑप्टिकल फिल्टर क्या है? डिज़ायर रेडिएशन को ही जाने देता है, अनडिज़ायर को रख लेता है जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए, तो ऑप्टिकल फिल्टर का काम है सिर्फ 450 की को आगे जाने दे, बाकी को कट ऑफ कर दे। स्लिट का क्या काम होता है? मतलब जो ये है फाइन कर दे इसको, बीम बिल्कुल स्ट्रेट जाए और नैरो जाए, यहाँ वहाँ टेढ़ा इधर उधर नहीं जाए। तो स्लिट का काम है बीम को फाइन करने का। अब ये है सेल। ये सेल है, ये ग्लास की भी हो सकती है, क्वार्ट्ज की भी। ग्लास की होती है अगर विजिबल रीजन की रेडिएशन डालते हैं, क्वार्ट्ज की होती है अगर यूवी रीजन की, यानी कि 350 नैनोमीटर से नीचे जनरली हम डालते हैं, क्वार्ट्ज का सेल लेते हैं। तो इसमें हम रिएक्शन मिक्सचर बनेंगे। ये बाहर क्या है? थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का क्या काम है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, कि टेम्परेचर को नॉर्मल रखना। नहीं तो अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा सेल का तो हमें पता नहीं चलेगा कि फोटोकेमिकल रेडिएशन डालने से चेंज आया है या टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज आया रिएक्शन में। और लास्ट में होगा रिकॉर्डर। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होगा, जनरल प्रोसेस क्या होगा? लाइट आएगी, सेल में हम सिर्फ सोलवेंट भर लेंगे और यहाँ से लाइट गिरेगी। जो सोलवेंट है वो ज़्यादा कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एज इट इज़ पास कर देंगे। तो रिकॉर्डर से हम जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी, ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी पता कर लेंगे। फिर हम सेल के अंदर रिएक्शन मिक्सचर भरेंगे। रिएक्शन मिक्सचर भरने से ये कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी के हिस्से को ट्रांसमिट कर देगा। तो जो हिस्सा ट्रांसमिटेड होगा इस बार उसको हम नोट कर लेंगे। तो जो हमारा इनिशियल जो इंटेंसिटी थी लाइट की माइनस ट्रांसमिटेड कर देंगे, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो आ जाएगी। तो रिकॉर्डर कैसे काम करता है? रिकॉर्डर के लिए हम थर्मोपाइल या केमिकल एक्टिनोमीटर यूज़ करते हैं। थर्मोपाइल क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल्स होता है। थर्मोकपल्स कैसे बनते हैं? देखिए, ये बिस्मथ
सिल्वर बिस्मथ की रोड्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। फिर इनके बिस्मथ सिल्वर इनकी रोड्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। फिर इनको एक एंड से मेटेलिक है एक स्ट्रिप उससे, और ये लैम्प ब्लैक से, यानी कि इसको ब्लैक कर दिया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बना दिया है, ब्लैक बॉडी बना दिया है इसको। ब्लैक बॉडी का काम क्या है, या तो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करता है, इमिट करता है, मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करता है, कंप्लीट इमिशन करता है। तो जितनी भी रेडिएशंस आएंगी ये ब्लैक स्ट्रिप क्या कर लेगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर ये मेटालिक हैं तो इनके एक ये वाले एंड गर्म हो जाएंगे और दूसरे वाले एंड क्या है, उनका टेम्परेचर कम रहेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस से करंट क्रिएट होगा, उस करंट को हम मिली एमीटर से मेज़र कर लेंगे। तो हमने पहले से ही कैलिब्रेट कर लिया है कि इतनी इंटेंसिटी से इतना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, उससे इतना करंट बनेगा। या फिर बाद में जो क्या आएगी, ट्रांसमिटेड लाइट आएगी, तो फिर पता चल जाएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कम है, करंट कम है, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि लाइट की इंटेंसिटी क्या रही है। अब दूसरा क्या यूज कर सकते हैं हम, केमिकल एक्टिनोमीटर। केमिकल एक्टिनोमीटर में क्या करते हैं, यूरेनाइल सल्फेट होता है मिक्सचर में और आपका ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पे जो यूरेनाइल सल्फेट है, यूरेनाइल आयंस हैं जो, ये क्या करते हैं, फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये ऑक्जेलिक एसिड को दे देंगे। ऑक्जेलिक एसिड फिर CO2 CO प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिकॉर्डर की तरह कैसे काम करता है, पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सेल के अंदर सिर्फ सोल्वेंट है, रिएक्शन मिक्सचर नहीं है, तो जितनी भी लाइट आई है वो ओरिजिनल इंटेंसिटी है। और यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, यूरेनाइल सल्फेट और ऑक्जेलिक एसिड का मिक्सचर रख दिया है। अब इस मिक्सचर को हमने टाइट्रेट कर लिया है KMnO4 के अगेंस्ट। हमें पता चल गया है कि ऑक्जेलिक एसिड की कंसनट्रेशन क्या है। फिर आपने क्या किया, रिएक्शन मिक्सचर रख दिया। अब रिएक्शन मिक्सचर डालने से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी की ट्रांसमिटेड इसके ऊपर गिरेगी। तो जब ट्रांसमिटेड लाइट गिरेगी इसके ऊपर, तो ये पहले जब गिरी तो उसने डिकम्पोज किया। फिर हम ऑक्जेलिक एसिड की कंसनट्रेशन पता कर लेंगे कितना डिकम्पोज हुआ। फिर ट्रांसमिटेड लाइट आएगी, फिर देख लेंगे कि कितना डिकम्पोज हुआ। फिर उसका डिफरेंस देख लेंगे कि पहले जब सेल में रिएक्शन मिक्सचर नहीं था तब कितना ऑक्जेलिक एसिड टूटा, और जब सेल में रिएक्शन मिक्सचर था तब कितना ऑक्जेलिक एसिड टूटा। तो जो उसका डिफरेंस है वो हमें बता देगा कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिक्सचर ने एब्जॉर्ब करी है। तो यहाँ से रिकॉर्डर क्या काम करता है, हमें कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर ली है वो पता करने में मदद करता है। जो थर्मोकपल है उसका मेथड अलग है, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर करंट होगा प्रोड्यूस, उससे पता कर लेंगे। और केमिकल एक्टिनोमीटर से क्या होती है, रिएक्शन जनरेट होती है, उस रिएक्शन से फिर ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन पता कर लेंगे। उस कंसंट्रेशन से हम ये देख लेंगे कि कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, कितना ट्रांसमिट हो गया है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था उसके दो हिस्से थे, रेट ऑफ रिएक्शन हम केमिकल काइनेटिक्स से पता कर लेंगे। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज पता करने से भी हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पता कर लेते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट हम पता कर लेते हैं, दोनों या तो थर्मोकपल के थ्रू या एक्टिनोमीटर के थ्रू। तो उसमें क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट आती है, लेकिन हमें क्या करना है, ये टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब आती है, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम भी है और कितने टाइम तक भी है। तो उनको डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्चुअल इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो 5 में आई एब्जॉर्ब चाहिए था हमें, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स से कर लेंगे, उनको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्वांटम यील्ड आ जाती है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटम यील्ड। आई थिंक इनफ फॉर टुडे बेटा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं, सारी की सारी रिएक्शंस करनी है। आपका जो सेमेस्टर है वो सिर्फ 2 महीने का आया है फिलहाल, 30 जून तक। तो आपको सारा सिलेबस जो भी मैं आपको डेली भेजूँ वो आप डेली का डेली करें, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें और अपना सिलेबस को कवर रखें। थैंक यू।